गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज स्टीम इंजन। जब हमने इंजन स्टार्ट किया था तो व्हाट इज इंजन बताया था मैंने। यस मैम। क्या होता है इंजन? Yes, ma'am. Engine is a device which converts chemical energy into mechanical energy. Or we can say that the engine is a device which can convert one form of energy into the another form of energy. ठीक है, Yes, ma'am. हमारे पास केमिकल एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, तो कोई भी एनर्जी Yes, का ma'am. कन्वर्जन जहाँ पॉसिबल होता है, जिसके थ्रू जिस मशीन के थ्रू कन्वर्जन पॉसिबल है, वो कहलाता है आपका इंजन। फिर हमने उसके बाद ये भी पढ़ा था कि इंजन आर टू टाइप्स, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन पढ़ा यस था। मैम। तो एक्सटर्नल ma'am. कंबशन इंजन क्या होता है? मैम जिसमें बॉयलर के मैम द्वारा जिसमें पहले स्टीम जनरेट की स्टीम जाती, फिर स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता। ओके, नहीं, हम इसको इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन इट मींस कि वेयर कंबशन ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करते हैं तो हमने वर्किंग में पढ़ा है, या जितनी भी वर्किंग हमने पढ़ी है, हमने ये देखा था कि एक ही सिलेंडर के अंदर सारी प्रोसेस हो रही थी, जैसे कि फ्यूल का इंटेक, फ्यूल के ऊपर प्रोसेस, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, देन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। All the process are going on in a one single cylinder inside the cylinder, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो हम बोलते हैं, जो बर्निंग ऑफ द फ्यूल होता है या बर्निंग जो प्रोसेस होगी वो सिलेंडर के बाहर होती है, इस वजह से इसको एक्सटर्नल कंबशन बोलते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब बर्निंग ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस। तो जिस इंजन में बर्निंग ऑफ द फ्यूल आउटसाइड द सिलेंडर हो, जहां पर सिर्फ आपके सिलेंडर के बाहर बर्निंग ऑफ द फ्यूल हो रही है, और जो इंजन है वो सिर्फ हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इंजन कहलाता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, कंबशन मतलब बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, और इंजन का मतलब क्या हो जाएगा? जो उससे प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का जो एग्जांपल हमने लिया था वो लिया था स्टीम इंजन, in which steam is produced inside the boiler, where the boiler is used for producing a steam. Steam produce करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? बॉयलर का यूज कर रहे हैं। अब बॉयलर क्या होता है? बॉयलर इज अ क्लोज वेसल इन विच वी हीट द वाटर। हम वाटर को क्या करते हैं? एक क्लोज वेसल के अंदर वाटर को हीट अप करते हैं, सो दैट वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। It means the conversion of a chemical energy into a heat energy take place in the boiler. बॉयलर के अंदर आपका बर्निंग हो रही है, अब वाटर को हीट अप करना है, सो भी हमें क्या चाहिए होगा? उसको हीट अप करने के लिए कोल या वुड या जो भी आपका रॉ मटेरियल है, उसको आप जलाओगे, बर्न करोगे तो ही तो हीट जनरेट होगी। जब हम हीट जनरेट करेंगे तो वाटर लिक्विड स्टेट से किसमें चला जाएगा? आपका वेपर के फॉर्म में। इट मींस द कंबशन ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है बर्निंग ऑफ द फ्यूल के लिए, और जहां पर हम फ्यूल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी फ्यूल होगा उसको पहले आपको क्या करना पड़ता है? केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने पेट्रोल को जलाया, बर्निंग किया था विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। सिमिलरली इन डीजल साइकिल हमने क्या किया था? फ्यूल को स्प्रे फॉर्म में सिलेंडर के अंदर सप्लाई किया था, सो दैट द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस। इट मींस द केमिकल एनर्जी ऑफ अ डीजल इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। फिर हीट एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट किया था? मैकेनिकल एनर्जी में। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया? पहले वाटर की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, इट मींस स्टीम में कन्वर्ट किया। देन जो स्टीम बॉयलर के अंदर प्रोड्यूस होगी, वो स्टीम कहाँ जाएगी? आपकी सिलेंडर के अंदर जाएगी। अब इंजन के अंदर जाएगी तो इंजन क्या करेगा? इंजन के अंदर सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है, तो जब स्टीम इसके इनसाइड जाएगी तो क्या होगा? स्टीम एक्सपांड करेगी, क्योंकि गैसेस हैं, गैस, हॉट गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक्सपांड करने की कोशिश करती है, फैलने की कोशिश करती है, सो दैट द पिस्टन कैन डिस्प्लेस फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो आपका जो हीट एनर्जी ऑफ अ स्टीम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैकेनिकल वर्क डन में। क्यों? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजन क्या कर रहा है, सिर्फ स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सिलेंडर के अंदर आपकी कोई भी बर्निंग प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, external combustion engine in which the combustion of a fuel takes place outside the cylinder, or for example steam engine in which the steam is produced inside the boiler where the chemical energy of a water is converted into the heat energy or a steam. Then this steam is supplied to the cylinder and or engine where we convert the heat energy of a steam into the mechanical energy. समझ में आ गई बात? यस मैम। अब Yes, यहाँ ma'am. पे जो फ्यूल यूज हो रहा है वो स्टीम होती है, जो कि बॉयलर के अंदर प्रोड्यूस होती है, इसका हम यूज स्टीम टर्बाइन, स्टीम पावर प्लांट में करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, आपके स्टीम इंजन के इंट्रोडक्शन के अंदर आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टीम इंजन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द इंजन, एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। बेसिकली सिलेंडर किस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सिलेंडर अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन होगा, और अगर वर्टिकली प्लेस्ड है तो वर्टिकल। एक्सेस ऑफ द सिलेंडर जिस तरीके से प्लेस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग दो तरीके के इंजन होते हैं, हॉरिजॉन्टल इंजन और वर्टिकल इंजन। इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है कि एक्सेस कैसी है, अगर सिलेंडर को वर्टिकली रख दोगे तो वर्टिकल इंजन हो जाएगा, सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल रख दोगे तो हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन हो जाएगा। बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द इंजन, इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं 3 में, लो, मीडियम और हाई में। हाई स्पीड होती है अबव 250 आरपीएम, मीडियम होती है 100 to 250 आरपीएम एंड स्लो स्पीड होती है 100 आरपीएम। मतलब जो इंजन जिस स्पीड से चल सकता है या चलता है उसके अकॉर्डिंग हम इंजन की स्पीड को मेंशन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको लो, मीडियम और हाई में डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टीम एक्शन। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन द स्टीम एक्शन, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन और सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन। इसको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा सिलेंडर हो गया, क्योंकि हम इंजन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बॉयलर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहाँ पर आपका इनलेट वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, इस इनलेट वाल्व से क्या आएगा, आपका स्टीम अंदर आएगी, ये आपका पिस्टन है, ये इसकी पोजीशन कौन सी होगी, टी डी सी वाली। ठीक है, इनलेट वाल्व से जब स्टीम अंदर आएगी तो स्टीम क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर फोर्स डालेगी, पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो हमने स्टीम की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब पिस्टन आपका बीडीसी पर आ जाएगा तो अब आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो होगा वो ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ तो पिस्टन क्या करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, बट इन दिस केस वेस्ट गैसेस क्या होंगी, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। तो पिस्टन के कितने डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पिस्टन का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना। क्यों, जब पिस्टन आपका नीचे आया, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, तो आपने क्या किया, स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इट मींस वन डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, जहां आपका जब पिस्टन टीडीसी पे था, स्टीम सप्लाई करोगे तो स्टीम आएगी तो पिस्टन के ऊपर फोर्स पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। उस केस में आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। लेकिन जब आपका पिस्टन बीडीसी पर आ जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा, अब इस केस में ओपन होगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका क्लोज। तो पिस्टन कहाँ जाएगा, अब नीचे से ऊपर बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो ये दूसरा मूवमेंट हुआ जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस या वेस्ट गैसेस क्या होंगी, आपके एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व। तो पिस्टन के दो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हुए और पावर कितनी जनरेट हुई, वन पावर जनरेट हुई। ये क्लियर हो गया। इस इंजन को कहेंगे हम सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, जिसमें आपके कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहे हैं, दो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहे हैं। एक बार फ्यूल अंदर आता है, उसकी हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और फिर उसमें से जो वेस्ट गैसेस होती है उसको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की बात करते हैं। तो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है, आपका एक इनलेट वाल्व यहाँ होता है और एक इनलेट वाल्व यहाँ पर होता है। कितने इनलेट वाल्व हो गए आपके, दो इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व 1 और यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, इनलेट वाल्व
2। अब यहाँ पे होगा क्या, 2 इनलेट वाल्व दे रहे हो तो दोनों इनलेट वाल्व से फ्यूल की सप्लाई होगी, तो बीच में हम यहाँ पर कहीं पर एग्जॉस्ट वाल्व प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं यहाँ पे, बीच में एग्जॉस्ट वाल्व देते हैं। अब होगा क्या, जब पिस्टन आपका टीडीसी पर होगा, कौन सी पोजीशन पे है, टीडीसी पर, तो इनलेट वाल्व 1 क्या होगा, ओपन होगा और इनलेट वाल्व 2 क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। जब ये ओपन है तो फ्यूल कहाँ से आएगा, स्टीम कहाँ से आएगी, ऊपर की तरफ से आएगी इनलेट वाल्व 1 से, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो पिस्टन का कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इनलेट वाल्व 1 ओपन है, इनलेट वाल्व 2 क्लोज है। इतनी चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब जैसे ही Yes, ma'am. पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ तक, जैसे मैंने ये पोजीशन बताई कि ये बीच में आपका एग्जॉस्ट वाल्व लगा है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां पे पूरी की पूरी स्टीम की एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस पोजीशन पर आता है आपका पिस्टन, तो एग्जॉस्ट वाल्व भी साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, आपका ओपन हो रहा है। अगर एग्जॉस्ट वाल्व भी साइमल्टेनियसली ओपन हो रहा है तो जो गैसेस अपनी हीट दे चुकी होंगी, हल्की होंगी, तो वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकलना भी शुरू हो जाएंगी। जिसके पास हीट एनर्जी होगी वो पिस्टन के ऊपर फोर्स डालती रहेंगी और पिस्टन कहाँ आएगा, आपका नीचे की तरफ आता जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। इनलेट हुआ आपका, इनलेट होने के बाद कन्वर्जन ऑफ अ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, एज वेल एज आपका क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस है, वेस्ट गैसेस का रिजेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। ये चीज समझ में आई। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ हुआ, जिसमें आपकी हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, बट द ओपनिंग ऑफ अ एग्जॉस्ट वाल्व, आपका जो एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है वो भी साइमल्टेनियसली क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, अब अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि 2 स्ट्रोक आपने पहले सिंगल एक्टिंग में 2 स्ट्रोक पढ़े थे, यहाँ पे भी हम 2 सेकंड स्ट्रोक पढ़ते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इनलेट वाल्व 2 क्या होगा, ओपन हो जाएगा और इनलेट वाल्व 1 क्या हो जाएगा, आपका क्लोज। अब क्या होगा, पिस्टन आपका बीडीसी पे है, ये वाला वाल्व ओपन हुआ तो स्टीम कहाँ से आएगी, अब नीचे से आएगी। नीचे से आएगी तो फिर पिस्टन के ऊपर फोर्स पड़ेगा और पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। इट मीन्स पिस्टन का कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा हो, चाहे वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा हो, दोनों ही मूवमेंट में हम फ्यूल की सप्लाई करते हैं, स्टीम की सप्लाई करते हैं, और एग्जॉस्ट वाल्व की जो पोजीशन होती है वो इन बिटवीन होती है, सो दैट कि एग्जॉस्ट प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है। तो इस इंजन को हम कहते हैं डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, जिसमें हर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन में आपको 1 पावर जनरेट होती है, जबकि सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन में 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन में 1 पावर जनरेट हो रही थी। डिफरेंस क्लियर हो गया? यस मैम। डिफरेंस ma'am. क्लियर हो गया कि जिस इंजन में हर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में पावर जनरेट होगी वो क्या कहलाएगा, आपका डबल एक्टिंग। जिसमें Double आपकी acting 2 steam रेसिप्रोकेटिंग मोशन में 1 पावर जनरेट होगी वो कहलाएगा आपका सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन। सिंगल एक्टिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपांशन और नॉन एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्किंग, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ याद कर लेना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम द इंजन, कंडेंसिंग इंजन और नॉन कंडेंसिंग इंजन, इसको समझने की जरूरत इसलिए है कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कोई भी इंजन की, हम क्या करें, पिस्टन, जैसे मैंने सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन ही लिया, यहाँ से इनलेट वाल्व से एक बार स्टीम अंदर आती है, पिस्टन आपका एक डिस्प्लेसमेंट करता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, फिर गैसेस को हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिजेक्ट करवा देते हैं, यही कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि स्टीम कब बनती है, जब वाटर को आप हीट करते हो। हीट करने का मतलब होता है बहुत सारी एनर्जी देना, और उस हीट एनर्जी को हम पूरी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते, या कोई भी इंजन होता है वो कभी भी पूरी 100% इफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करता। तो जो वेस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं वो इतनी आसानी से एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपका 1.101 बार के करीब होता है, या 1 बार बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनलेट हुई थी आपकी 20 बार प्रेशर पर स्टीम आई थी, आपने उसको कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, तो भी प्रेशर बहुत, अगर हम मानते हैं कम हुआ होगा तो कन्वर्जन की वजह से वो 5 बार तक, लेकिन अभी भी 5 और 1 के बीच में डिफरेंस आ रहा है।
जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वेस्ट गैसेस को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसको एक कंडेंसर से जोड़ देते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व को किससे जोड़ देंगे? कंडेंसर से। कंडेंसर में क्या होता है? ट्यूब्स होती हैं, इस तरीके की ट्यूब बनी हुई है, और ये पूरे में वाटर कूलिंग भी होता है और एयर कूलिंग भी। जैसे मैंने कंडेंसर में पानी भर दिया, वाटर से फिल कर दिया, और इन ट्यूब्स में वेस्ट गैसेस को बाहर फ्लो करवाएंगे। फ्लो करेंगे तो क्या होगा? वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो हीट गेन कर लेता है। तो वेस्ट गैसेस, अगर ये 5 बार प्रेशर पे गैसेस अंदर इंसर्ट हो रही थी तो वाटर उससे हीट ले लेगा, तो अब उसका प्रेशर कितने के बराबर हो जाता है? 1 बार के बराबर हो जाता है, सो दैट इट कैन इजिली एस्केप टू द एटमॉस्फेयर। तो जब हम वेस्ट गैसेस को बाहर रिजेक्ट करने के लिए कंडेंसर का यूज करते हैं तो वो कंडेंसिंग टाइप स्टीम इंजन हो जाता है, और अगर कंडेंसर का यूज नहीं करते हैं तो वो नॉन कंडेंसिंग टाइप स्टीम इंजन हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपको कितना एनर्जी की जरूरत है या कितनी आप यूज कर पा रहे हो, या आपका वेस्टेज ज्यादा हो रहा है तो आप कंडेंसर का यूज करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। ये समझ में है कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग टाइप? यस मैम। कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग का मतलब होता है कि वेस्ट गैसेस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में न छोड़कर वाटर के थ्रू, वाटर में से फ्लो करवाकर उसकी प्रेशर को या उसके टेम्परेचर को और ड्रॉप आउट करना, सो दैट वो इजीली एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए? स्केप हो जाए। ठीक है? यस मैम। ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये सिर्फ याद कर लेना, इसका ज़्यादा डिटेल आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है? फिर आते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कितने होते हैं? नंबर ऑफ सिलेंडर आपका 1 सिलेंडर भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टीम इंजन। अगर सिंगल सिलेंडर है तो सिंपल स्टीम इंजन या सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर यूज किए जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? कंपाउंड स्टीम इंजन। ठीक है? अब जो मेन चीज आ रही है वो ये है गवर्निंग। गवर्निंग का मतलब होता है, अब स्टीम इंजन या कोई भी इंजन होता है उसका साइज क्या होता है? सिलेंडर का साइज तो आप फिक्स रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंजन आपका साइज चेंज होता है। अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हो या कोई भी गाड़ी चलाते हो, इंजन का साइज फिक्स है। आप कभी उसको बहुत तेज चलाते हो, कभी उसको आप स्लो स्पीड में चलाते हो, कभी उस पर मल्टीपल लोग बैठ के उस पर लोड बढ़कर जाता है, या कभी सिंगल आप चला रहे होते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हो रहे हैं, कैसे लोड का वेरिएशन हो रहा है, स्पीड का वेरिएशन हो रहा है। तो गवर्निंग जो सिस्टम होता है वो कहता है कि अगर आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है, स्पीड मतलब एंड क्या डिनोट करती है किसी भी इंजन की? स्पीड। स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करना है, चाहे लोड में वेरिएशन हो रहा हो, चाहे आपका फ्यू स्पीड जो भी सिस्टम है प्रेशर को आप चेंज करके आपको मेंटेन करना है स्पीड को, चाहे जो भी रीजन हो रहा हो, चाहे लोड बढ़ा रहे हो, चाहे स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हो, आपको स्पीड को यहाँ पे क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। उस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम काम करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका गवर्निंग सिस्टम। क्या करेगा गवर्निंग सिस्टम? किसको मेंटेन करने का काम करता है? स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करता है। अब स्पीड पे किस चीज का फर्क पड़ता है? तो स्पीड हमारे, अगर मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे को स्पीड चाहिए 1000 आरपीएम। कितनी स्पीड चाहिए? 1000 आरपीएम। ये कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मेरा लोड कई बार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लोड का मतलब हो गया आपकी गाड़ी पे 3 लोग बैठ के जा रहे हैं। जब 3 लोग बैठेंगे तो लोड बढ़ेगा, और जब सिंगल पर्सन बैठेगा तो लोड कम होगा। यस मैम। ठीक, अगर लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। यस मैम। और सिमिलरली अगर लोड कम हुआ, हम ये लोड की बात कर रहे हैं ना, लोड कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यस मैम। लेकिन हमें चाहिए क्या? एन की वैल्यू कांस्टेंट। यस मैम। अब इस केस में क्या करोगे कि जब लोड आपका कम या ज्यादा होता है और आपको स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो आपके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप स्पीड को क्या कर सकते हो? कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हो। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक होता है कि हम यहाँ पर
जो प्रेशर होगा स्टीम का उसको चेंज कर दें। कैसे? अगर यहाँ पर जो स्टीम सप्लाई हो रही थी 1000 आरपीएम के लिए, उसका प्रेशर था 10 बार, ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन थी आपकी, जिस स्पीड पे ये काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका लोड बढ़ गया, मैंने इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लोड में सप्लाई होने वाली स्टीम के प्रेशर को क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो लोड बढ़ा तो प्रेशर की इंटेंसिटी या टेम्परेचर की इंटेंसिटी बढ़ गई। सिमिलरली अगर लोड कम होता है तो प्रेशर की इंटेंसिटी को मैंने डिक्रीज कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द लोड स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अगर मैं प्रेशर को चेंज करती हूँ तो वो इंजन जो होता है वो कहलाता है थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम। क्या कहलाएगा आपका? थ्रोटल Throttle गवर्निंग। समझ में आया कि थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम क्या होता है? व्हेन वी वांट टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड अकॉर्डिंग टू द लोड, सो वी कैन चेंज द इनलेट प्रेशर अकॉर्डिंग टू दैट लोड इज नोन एज अ थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम। लोड के अकॉर्डिंग हम प्रेशर को चेंज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? थ्रोटल। थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, ये थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम समझ में आ गया कि प्रेशर को चेंज करने का मतलब क्या हो गया? स्पीड को मेंटेन करना है तो हमने प्रेशर की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। जब स्पीड कम हो रही थी तो प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड अपने आप ज्यादा हो जाएगी। जब स्पीड बढ़ रही थी तो प्रेशर को कम कर दो तो स्पीड अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम क्लियर है? Yes, ma'am. अब फिर दूसरा Yes, हमारे ma'am. पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू द लोड, तो हम यहाँ पे मास को चेंज करते हैं। मास का मतलब क्या हो गया? कितनी स्टीम की सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई स्टीम का मास, एक बार में कितनी स्टीम हम देते हैं। क्योंकि सिलेंडर है उसमें अंदर फ्यूल आता है, फ्यूल आने के बाद ही आपकी चीजें आगे प्रोसेस करती है। तो हम क्या करें, यहाँ पे मास ऑफ स्टीम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं 1000 आरपीएम पे 10 केजी ऑफ स्टीम का यूज कर रही थी तो हमारी स्पीड कितनी आ रही थी? 1000 नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ा तो स्पीड डिक्रीज हुई, तो मैंने 10 केजी से 20 केजी पर स्पीड को फ्यूल को सप्लाई कर दिया। अमाउंट ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी क्या कर दी मैंने? बढ़ा दिए। बढ़ा दी। Increase. तो आपकी जो स्पीड डिक्रीज हो रही थी वो इंक्रीज हो जाएगी अमाउंट ऑफ फ्यूल से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली अगर लोड कम हो रहा था तो मैंने अमाउंट ऑफ फ्यूल को कम कर दिया, तो आपकी स्पीड जो बढ़ रही थी वो मेंटेन हो जाएगी। Yes, ma'am. तो ये कहलाता है आपका कट ऑफ गवर्निंग सिस्टम। क्या कहलाएगा? Throttle governing system in which we maintain the speed constant with the help of increase or decrease of pressure. क्या करते हैं? क्या करते हैं throttle governing system में? मैम प्रेशर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। प्रेशर की हेल्प से स्पीड को कम करते और बढ़ाते नो, हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट स्पीड वी चेंज द प्रेशर अकॉर्डिंग Okay, टू ma'am. द चेंज इन लोड। अगर लोड में जो चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करेंगे? प्रेशर को। बट यू Pressure वांट टू को। मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, तो आपका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट स्पीड वी हैव टू चेंज प्रेशर अकॉर्डिंग टू Pressure. द लोड वेरिएशन। बात समझ में आ गई? Okay, Similarly, ma'am. a cutoff governing system क्या होगा? In which we want to maintain the constant speed by changing the mass of steam. In which we maintain the mass. मैम एक बार फिर से बोल दीजिए कट ऑफ Cutoff governing in which we want to maintain the constant speed. For that, we change the mass of steam. We change the mass of steam according to the load variation. According to the load variation. We want to maintain speed For change by changing the mass of steam. By changing the mass of steam according to the load variation. According to the load
वेरिएशन। हो गया? यस मैम। Yes, फिर ma'am. आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ पर? स्टेशनरी इंजन है। स्टेशनरी इंजन का मतलब क्या हो गया? एक जगह इंजन रखा हुआ है, वहाँ पे हम फ्यूल की सप्लाई करते हैं, स्टीम की सप्लाई करते हैं। इट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अब उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टोरेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। मरीन इंजन में क्या होता है? जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को वाटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में यूज कर रहे हैं। लोकोमोटिव इंजन क्या होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह लैंड पर मूव करते हैं। मरीन इंजन जो वाटर के अंदर मूव करेंगे, और लोकोमोटिव इंजन जो लैंड के ऊपर मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, स्टेशनरी इंजन होता है, मरीन इंजन होता है, लोकोमोटिव इंजन होता है। वाटर के अंदर हम कैसे करेंगे मरीन इंजन वर्क? क्यों? शिप्स में इंजन होते हैं जो शिप वगैरह होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वाटर को भाप में कन्वर्ट करते हो। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पिस्टन्स लगे होते हैं, बॉयलर्स लगे होते हैं। वाटर को आप क्या करते हो? गर्म करते हो, स्टीम प्रोड्यूस करते हो। वही स्टीम कहाँ चली जाती है? इंजन के अंदर जाती है। इंजन के अंदर जाएगी तो वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तभी तो शिप वगैरह एक जगह से दूसरी जगह क्या करते जाते हैं? मूव करते हैं। जैसे कि पहले भाप के इंजन, जो रेलवे इंजन होते थे, वो भी तो यही इंजन होते थे, जिसमें हम क्या करते थे? कोयले से वाटर को गर्म करते थे। कोल से वाटर को गर्म करने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होती थी। उस स्टीम से हम जो इंजन होता था, ट्रेन होती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके मूव करवाते थे। तो वो लोकोमोटिव इंजन हो जाते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। यस मैम। फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्टीम इंजन होता है बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? मैम Boil जिसमें करना। स्टीम बनाते हैं। जिसमें कंटेनर स्टीम बनाते हैं। मैम जिसमें A closed vessel in which we produce steam. स्टीम। फिर आता है स्टीम चेस्ट, डी स्लाइड वॉल्व, स्लाइड। जो मेन पार्ट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये डायग्राम होता है आपका। अब इसमें देखो, यहाँ ये वाला है आपका इनलेट वॉल्व। ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? आपका इनलेट वॉल्व। ये इनलेट वॉल्व किससे कनेक्टेड होगा? आपका बॉयलर से। किससे कनेक्टेड होगा? बॉयलर से। बॉयलर क्या करेगा? स्टीम बनाएगा और कहाँ से डालेगा? इनलेट वॉल्व में डालेगा। तो ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये कहलाता है स्टीम चेस्ट। क्या कहलाएगा? स्टीम चेस्ट। क्यों स्टीम चेस्ट कहते हैं? क्योंकि ये पहले आके बॉयलर से जो स्टीम आती है वो पहले यहाँ का स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि बॉयलर ने स्टीम देना शुरू किया, इंजन ने वर्क करना शुरू कर देगा। जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल एनर्जी नहीं आती, तब तक आपको इंजन पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब आपको भूख लगती है तो एक बाइट खा के आपको आराम मिल जाता है? नहीं ना। जब तक आपका पूरा पेट नहीं भरता, जब तक आप आगे किसी और काम को करने की इच्छा नहीं करते हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है? जैसे थोड़ा सा फ्यूल आएगा, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जब तक कि उसको सफिशिएंट अमाउंट में मास नहीं मिलेगा, जब तक वो पिस्टन को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए जहाँ पर स्टीम इंटर होकर स्टोर होती है वो क्या कहलाता है? आपका स्टीम चेस्ट। ठीक है। स्टीम चेस्ट के बाद सिलेंडर सबको पता है क्या होता है? जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यस मैम। पिस्टन क्या होता है? जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। यस मैम। पिस्टन रॉड क्या होती है? जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाती है। यस। कनेक्टिंग रॉड क्या होती है? जो कनेक्ट करती है क्रैंक को पिस्टन से। शाफ्ट को। क्रैंक क्या होता है? जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें कन्वर्ट करता है? रोटेटरी मोशन में। रोटेटरी मोशन में। फ्लाईव्हील क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज और रिटार्ड डिवाइस होता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को रिटार्ड करने का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो नई टर्म आ रही है वो है एक इसेंट्रिक और दूसरा है इसेंट्रिक रॉड। ठीक है। जैसे क्रैंक क्या कर रहा है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? रोटेटरी मोशन में। इसेंट्रिक उसका जस्ट अपोजिट करेगा। क्या करेगा? इसेंट्रिक रोटेटरी मोशन को किसमें कन्वर्ट करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। बात समझ में आ रही है? इसेंट्रिक क्या करेगा?
इट कन्वर्ट द रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड दिख रहा है, क्रैंक से कनेक्टेड दिख रहा है, क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट में कौन सा मोशन होता है आपका, रोटेटरी मोशन। तो इसेंट्रिक क्या ले रहा है, रोटेटरी मोशन को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट किसमें करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। मोशन और इसेंट्रिक का रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसेंट्रिक रॉड के थ्रू डी स्लेड वॉल्व तक ट्रांसफर किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसका हम वर्किंग में पढ़ेंगे कि क्यों डी स्लेड वॉल्व से इसेंट्रिक को कनेक्ट किया गया है। ये ऊपर का कनेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, वो क्या चीज़ है, वो आपके किस में आ जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। लेकिन पार्ट्स आपको समझ में आ गए, क्योंकि सारे पार्ट्स आपके आईसी इंजन वाले ही हैं। जो मेन डिफरेंस आया वो आया स्टीम चेस्ट में, आपका इसेंट्रिक रॉड में, और बीच में यहाँ पे होल्डिंग डिवाइस दी गई है। ये दो चीज जो दी गई हैं ये क्या है, होल्डिंग डिवाइस। क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये लेंथ ऑफ द रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन को और क्रैंक को कनेक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर किसी लंबी बार से हम बार बार आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं तो वाइब्रेशन और के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वाइब्रेशंस होगा तो उस रॉड में आपका टूटने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी रॉड को ब्रेक करके लगा देते हैं। मतलब इस पूरी रॉड को हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन हो गया, पिस्टन रॉड होगी, फिर यहाँ पर हमने होल्ड किया, फिर उससे कनेक्ट किया कनेक्टिंग रॉड से। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आपकी इसेंट्रिक रॉड हो गई, और इसके बाद आपकी कौन सी रॉड होगी, डी स्लेड वॉल्व रॉड हो गई। ताकि इनको होल्ड कर दिया तो जो वाइब्रेशंस होंगे वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं और इजी मूवमेंट हो जाता है किसी भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन का या रोटेटरी मोशन का। इसलिए बीच में इनको होल्डिंग डिवाइसेस प्रोवाइड की गई हैं। इतना सबको क्लियर है पार्ट्स वगैरह? इसका डायग्राम का Yes, फोटो ma'am. खींच लीजिए, सो दैट कि अगली क्लास में मैं इसी की वर्किंग बताऊंगी, और यही आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। Okay, ma'am. खींच ली Okay, सबने ma'am. फोटो? ठीक। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक यस है। मैम। तो इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम No, ma'am. समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, Yes, ma'am.